जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका भी कोर्स टाइटल है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। उसके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आपके सॉल्यूशन कराए गए हैं या प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं, सबको मिलाकर ये क्वेश्चन जो वीडियो सीरीज है आपके लिए लाई गई है। बस एक वीडियो देख लीजिए, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हों फिर भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए यह रामबाण साबित होगा ही, क्योंकि उनका फुल रिवीजन पूरा सिलेबस का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमने लिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप लोगों का सबसे ज़्यादा इस समय कमेंट क्या आ रहा है, सर हमारा एकदम एग्ज़ाम करीब है, एकदम तैयारी हम कैसे करें। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इसी जो है कराया गया है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की यह वीडियो जो है, इन दोनों को देख के जाना है, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी अगर नोट्स आप अपने बनाए हैं तो उससे रिवीजन कीजिए, या हमारे नोट्स आप चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस का आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। अब्राहम लिंकन के अनुसार आपने सुना ही होगा, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल। जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा जो शासन होता है वही जो है लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के निम्नलिखित मूल सिद्धांत हैं। सबसे पहला क्या है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, उनमें समानता देखने को मिलती है, विश्व बंधुता वहाँ पाई जाती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थात जो सत्ता की जो शक्तियाँ हैं वह अन्य विभिन्न स्तरों पर जो है विभाजित की गई हैं, अलग अलग स्तर पर लोगों को अलग अलग जो है शक्ति प्रदान की गई है। अगला है, जनता के मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पर, और जनता साध्य तथा राज्य साधन के रूप में कार्य करती है और कल्याणकारी राज्य यह होते हैं, वहीं पर लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या हैं आपने देख लिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रजातंत्र के भेद बताइए। प्रजातंत्र के दो भेद हैं, कौन कौन से। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसे हम विशुद्ध प्रजातंत्र कहते हैं, या दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसे प्रतिनिधित्वात्मक जो है प्रजातंत्र हम कहते हैं। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र किसे कहते हैं। हर्नसा ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शुद्ध रूप से प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें समस्त जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुसत्ता के कार्य करती है, वह जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जैसे कि जहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, जनता सीधे जो है सत्ता में अपना हाथ बटाती है, अपने जो है निर्णय लेती है, वह जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र किसे कहते हैं। हर्नसा ने अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम द्वारा सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन है। जैसा कि आप इस समय अपने एक सांसद को चुनकर भेज देते हैं पार्लियामेंट, वह आपके जो समस्याएं हैं उसको वहां पर रखती है और उसके समाधान के लिए मांग करती है। तो यह क्या किया आपने, एक प्रतिनिधि अपना चुन के वहां पर भेज दिया, और यही क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो जाता है। क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक या फिर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू किया जाता है। छठा प्रश्न, लोकतंत्र शासन प्रणाली के लक्षण बताइए। लोकतंत्र शासन प्रणाली के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहला, प्रजातंत्र शासन साध्य नहीं साधन है, अर्थात जो प्रजातंत्र शासन है वह साध्य नहीं है, साधन है। दूसरा है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होती है, या जनता द्वारा निर्मित शासन होती है, वर्ग विशेष को सुविधा नहीं दी जाती है, अर्थात सभी वर्ग इसमें समान रूप से ट्रीट किए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य अंतः क्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। अर्थात कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें
क्या होता है कि एक जगह पर कोई चेंज लाया जाता है तो पूरे व्यवस्था में वह चेंज हमें देखने को मिलता है, तो वही राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। 8वां प्रश्न है, डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के कितने संगठक हैं? डेविड ईस्टन के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्था के संगठनों की बात करें, संगठकों की बात करें तो कुल मिलाकर कितने हैं? 3 संगठक हैं। सबसे पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन कराता है। दूसरा है, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। तीसरा है, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। यह 3 संगठक इन्होंने बताए हुए हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला, भारतीय संविधान। संविधान की उद्देशिका ब्रिटिश विरासत, आधुनिकीकरण, धर्म और सांप्रदायिकता, जाति, क्षेत्रीयता एवं भाषा आदि, यह सभी जो हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था की स्थिरता का युग किसे कहा गया है? जो 1950 से 1964 का जो युग होता है वो नेहरू युग कहलाता है, और इसी को जो है हम युग को स्थिरता का युग भी कहते हैं, क्योंकि नेहरू जी ने देश को राजनीतिक स्थिरता इस समय प्रदान की हुई थी। 11वां प्रश्न अगर आप देखें तो 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण बताइए। भारतीय संविधान के अगर संघात्मक लक्षण की बात करें, सबसे पहला है कि जो हमारे भारत देश का संविधान है उसे सर्वोच्च माना जाता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा, केंद्र में शक्ति है, राज्य में शक्ति है, फिर जिले में शक्ति है, और आपके पंचायत जो कि ग्राम सबसे निम्न स्तर है आपके सत्ता का, वहाँ पर भी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। तीसरा है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात न्यायालय पर किसी भी प्रकार का कार्यपालिका का या किसी का भी दबाव नहीं है, वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेती है। चौथा है, लिखित संविधान यहाँ पर है, और 5वां है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। ये सभी जो लक्षण हैं किसकी तरफ इशारा करते हैं? कि हमारा भारतीय संविधान जो संघात्मक लक्षण है, लेकिन भारतीय संविधान जो है एकात्मक लक्षण को भी दर्शाता है। कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहली यहाँ पर इकहरी नागरिकता है, अर्थात अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तब भी आपके पास नागरिकता कौन सी रहेगी? भारत की। ऐसा नहीं है कि भारत की भी नागरिकता आपके पास हो और आपके पास किसकी नागरिकता हो? उत्तर प्रदेश की ही हो। दूसरा है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होना, अर्थात शक्तियाँ अधिक से अधिक केंद्र के पास हैं, अर्थात केंद्र जो है अधिक बलशाली है, अधिक शक्तिशाली है। तीसरा है, संघ और राज्यों के लिए एक संविधान, राज्य के लिए जो संविधान है वही संघ के लिए भी संविधान है। चौथा है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, और 5वां है, संकट काल में एकात्मक शासन, अर्थात कोई भी संकट काल आता है तो राज्य से सत्ता छीन ली जाती है और केंद्र जो है एकात्मक शासन करता है। यह इकहरी एक प्रकार से एकात्मक लक्षण दर्शाती है भारतीय संविधान के। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान जो है वह इकहरी भी और संघात्मक भी दोनों एक प्रकार से लक्षण को दिखाती है। 13वां प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? गार्नर के अनुसार हम देखें, हमने आपको बहुत बार बताया है कि हमें विद्वानों के नाम तो याद रखने चाहिए, उनके द्वारा दी गई परिभाषा भी याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को अगर परीक्षा में लिख देते हैं तो कोई भी टीचर जो चेक करता होगा, हेडिंग देखेगा कि किसी एक विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को इस बच्चे ने लिखा है, वह समझ जाएगा कि आप पढ़े हुए हैं और पढ़कर यहाँ पर लिख रहे हैं, अच्छे अंक आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे। तो संघात्मक शासन प्रणाली को हम देखें तो गार्नर के अनुसार संघात्मक शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय व स्थानीय सरकारें एक ही सामान्य प्रभुत्व के अधीन संयुक्त होती हैं। यह सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं। दोनों सरकारों के क्षेत्र संविधान द्वारा अथवा इस व्यवस्था को जन्म देने वाली संसदीय अधिनियम के द्वारा जो है निर्धारित होते हैं। 14वां प्रश्न है, एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहा जाती है? तो गार्नर महोदय के अनुसार ही हम देखें तो जहां संविधान शासन की समस्त शक्तियों को केवल एक केंद्रीय अंग अथवा अंगों को दे, जिससे स्थानीय सरकारें सत्ता और स्वायत्तता जो उनके पास है प्राप्त करे या वास्तव में अपने जीवन का अस्तित्व ही प्राप्त करे, वहां पर क्या होता है? सरकार की एकात्मक प्रणाली होती है। अगला प्रश्न, मिली जुली सरकार क्या होती है या गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? प्रोफेसर ऑक के अनुसार हम देखें तो मिली जुली सरकार एक ऐसी सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। जैसे कि वर्तमान सरकार आप देखेंगे हमारी जो है एनडीए की सरकार, उसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह जुड़ी हुई हैं और सत्ता का निर्माण वह की हुई हैं, क्योंकि बहुमत प्रदान प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है।
अगला प्रश्न है मिलीजुली सरकार के लक्षण बताइए। तो मिलीजुली सरकार के प्रमुख लक्षण, इसमें कम से कम 2 दलों की भागीदारी आवश्यक होती है। भागीदार दल की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। 17वां प्रश्न है गठबंधन या संविध सरकारों के प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए। पहला है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन, दूसरा है समान शक्तिशाली 2 परस्पर विरोधी गठबंधन, तीसरा है निषेधात्मक आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन और चौथा है राष्ट्रीय सरकार। कुल मिलाकर 4 प्रमुख प्रतिमान गठबंधन के लिए माने जाते हैं। 18वां प्रश्न है राजनीतिक दलों की कोई एक उपयुक्त परिभाषा बताइए। राजनीतिक दल कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है, वह राजनीतिक दल कहलाता है। वर्तमान समय में आप एग्जाम्पल से समझिए, कोई भी एक ऐसी पार्टी हो, उसमें जो सदस्य होंगे उनकी जो एक प्रकार से सिद्धांत होंगे, उनके जो विचार होंगे एक होंगे, तभी वह मिलकर एक राजनीतिक दल बनाएंगे। अर्थात जैसे बीजेपी आप देख लीजिए, बीजेपी के जो सिद्धांत हैं, बीजेपी के जो सदस्य हैं या कोई भी सदस्य हो, अगर बीजेपी के सिद्धांतों को मानता है तो वह बीजेपी में जुड़ जाता है। समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को वह मानता है, उससे उसके विचार मिलते हैं तो वह उसमें जुड़ जाता है। तो क्या होता है, सिद्धांत पर जब जिसके सिद्धांत पर लोग सहमत होते हैं उससे वह जुड़ जाते हैं और सत्ता प्राप्त करके जनता के हित का कार्य करने की उनकी सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। 19वां प्रश्न है मैकाइवर ने राजनीतिक दल को किस प्रकार परिभाषित किया है। राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो, जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। 20वां प्रश्न है राजनीतिक दलों के 4 कार्य लिखिए। सबसे पहला है शासन का संचालन करना, दूसरा है शासन का नियंत्रण करना, तीसरा है शासन व जनता के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करना और चौथा है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना। ये 4 प्रमुख कार्य राजनीतिक दल के माने जाते हैं। 21वां प्रश्न राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली बात क्या है, उसमें संगठन होता है, संगठन का निर्माण करके वह राजनीतिक दल बनाते हैं। दूसरा है उनके सिद्धांतों में एकता होती है। तीसरा है सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा होती है, क्योंकि सत्ता बिना प्राप्त किए कोई भी राजनीतिक दल जनता के हित का कार्य नहीं कर पाएगी और जनता के हित का कार्य करना ही किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। चौथा है राष्ट्रीय हित। ये 4 विशेषताएं हैं राजनीतिक दल की। 22वां प्रश्न है दल पद्धति के 4 गुण लिखिए। श्रेष्ठ सरकार बनाना, जनमत का निर्माण करना, शासन व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, कानूनों की बुराइयों को दूर करना, ये सभी दल पद्धति के 4 गुण माने जाते हैं। 23वां है दल पद्धति के 4 दोष बताइए। तो सबसे पहला दोष है राष्ट्रीय एकता के लिए यह घातक साबित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन होता है, देश की प्रगति में बाधक के रूप में कार्य कर सकते हैं, योग्य व्यक्तियों का अभाव हो जाएगा अगर दल पद्धति लागू होगी तो। 24वां प्रश्न है दल कितने प्रकार के होते हैं। दल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल दल पद्धति, दूसरा है द्विदल पद्धति और तीसरा है बहुदलीय पद्धति। आपको बताना है कमेंट करके भारत में कौन सी पद्धति लागू है। यहाँ पर एक दल पद्धति है या द्विदल पद्धति है या बहुदलीय पद्धति लागू है, इसको आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। 25वां प्रश्न है एकल दल पद्धति किसे कहा जाता है। जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और दूसरा राजनीतिक दल बनाने की जहां अनुमति नहीं होती है, उस दल पद्धति को एकल दल पद्धति कहते हैं। द्विदल क्या होता है, जहाँ 2 राजनीतिक दल होते हैं वहाँ 2 दल की पद्धति को ही एक प्रकार से माना जाता है, वह द्विदल पद्धति है। और बहुदल पद्धति क्या है, बहुदलीय पद्धति जिन राज्यों में प्रमुख राजनीतिक दलों की संख्या 2 से अधिक होती है वहाँ की दल पद्धति को क्या कहा जाता है, बहुदल पद्धति कहा जाता है। बहुदलीय पद्धति किन देशों में है, तो बहुदलीय पद्धति है वह फ्रांस में है और भारत में है, पाकिस्तान आदि देशों में है। 29वां प्रश्न एक दल पद्धति किन देशों में प्रचलित है, तो यह रूस, चीन, वियतनाम में है। द्विदलीय पद्धति की बात करें तो ब्रिटेन, अमेरिका में द्विदलीय पद्धति प्रचलित है। 31वां प्रश्न हम देखें स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई है जिसमें नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं, वही क्या होता है, स्थानीय स्वशासन होता है। एक प्रकार से आप देख रहे होंगे
कि आपका सिलेबस जो है पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज यहाँ कवर करा दिया जा रहा है। पूरा आपका चैप्टर जो है सिलेबस का जो एक एक टॉपिक है यहाँ पर क्लियर कर दिया जा रहा है। अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा और एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। और यह जो पढ़ाया जा रहा है, सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसका नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से लेकर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। हर एक प्रश्न आप करके आएंगे, क्योंकि पिछले सेमेस्टर्स में हमने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं लगभग आए हुए हैं। आज ही पेपर हुआ है एमए थर्ड सेमेस्टर का, तो एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चंस हमने बताए थे हूबहू वही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसा ही होता है। तो आप बेहतरीन तरीके से बस तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस देखते रहिए और आपको क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए देखते हैं। 32वां प्रश्न है, पंचायत राज का तात्पर्य बताइए। पंचायत राज का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें पंचायत राज के माध्यम से कार्य करने की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में ग्रामवासियों द्वारा स्वयं पंचायतों का गठन किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं। वास्तव में पंचायत राज स्वशासन का ही एक रूप होती है। ग्राम पंचायत के 2 कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा है सड़कें एवं नालियाँ बनाना। ये 2 प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के होते हैं। 34वां प्रश्न है, पंचायत समिति के 2 कार्य बताइए। पंचायत समिति का सबसे पहला कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना। दूसरा है महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम में सहायता करना। 35वां प्रश्न, जिला पंचायत के 2 कार्य बताइए। जिला पंचायत सबसे पहला कार्य सड़कों का निर्माण करता है, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाना। जिले की ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों पर नियंत्रण रखना जिला पंचायत का कार्य होता है। 36वां प्रश्न है, भारत में पंचायत राज प्रणाली की 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं। पंचायत राज प्रणाली की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहली है पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की जो घुसपैठ हो जाती है। दूसरा, अशिक्षा और अज्ञानता एक बहुत बड़ी समस्या है ग्राम पंचायत राज प्रणाली में। और तीसरा है सरकारी अधिकारियों का अनावश्यक जो हस्तक्षेप हो जाता है, यह भी एक समस्या प्रमुख रूप से भारतीय पंचायत राज प्रणाली में मानी जाती है। 37वां प्रश्न है, दबाव समूह किसे कहते हैं। हित समूह ही जब अपने हितों की प्राप्ति के लिए शासन पर दबाव डालने लगते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह को परिभाषित अगर किया जाए तो डेविड दुमैन के अनुसार हम देखें तो राजनीतिक दबाव समूह मानव का वह समूह है जिसके समान हित हों तथा जिन हितों के इर्द गिर्द बने हुए उद्देश्यों को उसके सदस्य राजनीतिक प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहते हों और उसके लिए संगठित होकर प्रयास कर रहे हों, वही क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। अर्थात कोई भी एक ऐसा दल है जो अपने हित के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है तो वही दबाव समूह कहलाती है। दबाव समूह के 4 प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला है राजनीतिक दबाव समूह, दूसरा है आर्थिक दबाव समूह, तीसरा है सांप्रदायिक दबाव समूह और चौथा है भाषाई दबाव समूह। कुल मिलाकर 4 प्रकार के दबाव समूह होते हैं। 40वां प्रश्न है, दबाव समूह के 4 साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले सरकार पर दबाव प्रचार प्रसार के द्वारा डाला जाता है। दूसरा है शांतिपूर्ण आंदोलन करके। तीसरा है हिंसा एवं तोड़फोड़ करके। चौथा है अनैतिक साधनों का प्रयोग करके दबाव जो है सरकार पर अपने कार्यों को कराने के लिए डाला जाता है। 41वां प्रश्न है, दबाव समूह के 2 महत्व लिखिए। सबसे पहला महत्व है दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता कम करते हैं। दूसरा है दबाव समूह स्वस्थ जनमत निर्माण करके लोकतंत्र में सहयोग करते हैं। 42वां प्रश्न है, हित समूह किसे कहते हैं। हित समूह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्ति तथा समूहों की मांगों का निर्णय करने वालों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हित निर्माण की प्रक्रिया वह कहलाती है। हित समूह और दबाव समूह में अंतर हम अगर देखें तो हित समूह प्रमुख रूप से अनुनयन साधन अपनाते हैं, जबकि दबाव समूह सामान्यतः दबाव की तकनीकें अपनाते हैं। अर्थात हित समूह जो होता है वह रिक्वेस्ट करता है और दबाव समूह जो है वह दबाव की विभिन्न तकनीकों को अपनाता है, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया, प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के पास अपनी समस्याओं को पहुंचाते हैं, अनैतिक साधनों को अपनाते हैं, विभिन्न जो है साधनों द्वारा जो है दबाव की तकनीकें अपनाकर दबाव बनाते हैं अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए। 44वां प्रश्न है, मतदान व्यवहार का क्या अभिप्राय है। मतदान व्यवहार का अभिप्राय यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। अर्थात कोई व्यक्ति
किन कारणों से किसी पार्टी को चुन रहा है। क्या वह 100 रुपये पाकर वोट दे रहा है, क्या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के, उस नेता जो लीडर है उसके व्यक्तित्व को देखकर वह जो है वोट दे रहा है, क्या वह उसकी नीतियों को देखकर, उसकी योजनाओं को देखकर कि हम अगर जीत जाएंगे तो ये कार्य करेंगे, इन योजनाओं के बल पर उसे वोट दे रहा है। अर्थात किस कारण से वह व्यक्ति किसी लीडर को, किसी पार्टी को वोट दे रहा है, वही मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम तो यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन से तत्व उसे संबंध में निरुत्साहित करते हैं। क्या वह दारू पा जा रहा है तो वह वोट दे रहा है, तो क्या कारण आखिर बन रहा है, वही मतदान व्यवहार कहलाता है। 45वां प्रश्न है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहला है जातिवाद, अर्थात जैसे कि आप देखने को मिलेगा जो यादव लोग हैं वह समाजवाद को वोट देते हैं, या जो बसपा है उसमें विभिन्न जो SC ST हैं वोट देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी ही ये पार्टी ही है, तो जातिवाद के आधार पर भी मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। दूसरा है नेतृत्व, अर्थात किसी नेता का नेतृत्व उसे अच्छा लग जाए, लीडरशिप अच्छी लग जाए, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को मोदी जी बहुत प्रेरित करने वाले हों, मोटिवेशनल लगे हों कि हाँ आप उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, वह जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं बहुत ही अच्छे दिशा में अग्रसर हैं, यह विचार अगर किसी के मन में आ जाए, या कोई अन्य व्यक्ति को देखकर, APJ अब्दुल कलाम को देखकर या किसी को भी देखकर, नेतृत्व को देखकर वह प्रभावित होता है, तो वह मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। तीसरा है राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा को देखकर। चौथा है दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति, और पांचवा है क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को देखकर मतदान व्यवहार जो है प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है, 1977 के लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या था। 1977 के लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व था भारतीय जनता की लोकतंत्र को बनाए रखने की इच्छा और आकांक्षा तथा शासन की ज्यादतियों का विरोध जो है वह प्रमुख तत्व के रूप में माना जाता है। 47वां प्रश्न, 10वीं लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो जो 10वीं लोकसभा चुनाव थी, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या थे। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, राम जन्मभूमि मंदिर विवाद जो था, राजीव गांधी की असामयिक जो हत्या एवं महंगाई थी, ये सभी एक प्रकार से प्रमुख तत्व 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 में के माने जाते हैं। 48वां प्रश्न, 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या थे। तो उसमें प्रभावित करने वाले तत्व जो है, विपक्षों द्वारा वाजपेयी सरकार गिराए जाने पर जनता की जो नाराजगी थी, कांग्रेस की गंभीर राजनीतिक भूलें जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जो था, कारगिल मुद्दे, क्षेत्रीय भावनाओं के प्रति भाजपा की संवेदनशीलता और गठबंधन की जो राजनीति थी, यह सभी एक प्रकार से प्रभावित करती हैं और 1999 में भाजपा जो है वह जीत जाती है। 49वां प्रश्न, 16वीं लोकसभा जो कि 2014 में मतदान हुआ, जिसमें जो है मोदी जी जीत गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। उसमें क्या था कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सरकार की कमज़ोर जो स्थिति थी, भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी जो थी, और नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व था और जनता का उनके प्रति गुजरात मॉडल के विकास की जो आकांक्षा थी, यह सभी प्रभावित करती हैं 16वीं लोकसभा चुनाव के मतदान व्यवहार को। 50वां प्रश्न, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान व्यवहार को प्रभावित क्या करती हैं। प्रभावित करती हैं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व, बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक आदि, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। 51वां प्रश्न आ जाता है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताइए। भारतीय राजनीति में जो है जाति की भूमिका का अध्ययन निम्न शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहला है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय, दूसरा है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, तीसरा है मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, और चौथा है जातिगत दबाव समूह। ये सभी चीज़ें एक प्रकार से जाति की भूमिका भारतीय राजनीति में दिखाती हैं, दर्शाती हैं। 52वां प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार के लिए अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार हेतु मई 1990 में अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। 53वां प्रश्न है, धर्म का क्या अर्थ है। वर्तमान में धर्म
पंथ, संप्रदाय, मत आदि सभी शब्दों को अंग्रेजी भाषा के शब्द में रिलीजन का पर्यायवाची समझा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। शब्द की उत्पत्ति दृष्टि से धर्म का अर्थ है धारण करने वाला। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के उद्योग पर्व में धर्म का अर्थ बताते हुए कहा है कि व्यक्ति, समाज, संस्था, प्रकृति, ब्रह्मांड, लोक परलोक सभी को धारण करने वाले जो नियम हैं वे ही धर्म कहलाते हैं। धर्म की राजनीति के दुष्परिणामों की बात करें तो इस समय जो धर्म की राजनीति हो रही है कि इस धर्म के लोग हमको सपोर्ट करें, हम आपके लिए कार्य करेंगे, या जो भी ये चीज़ें हो रही हैं वह अच्छी नहीं हैं। धर्म की राजनीति के दुष्परिणाम की बात करें तो इसका दुष्परिणाम यह है कि आज भारतीय राजनीति में धर्म का प्रयोग वोट और सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए धर्म का जो है सहारा इसमें लिया जा रहा है। 55वां प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है कि सर्वधर्म समभाव। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है। धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, अर्थात हर एक धर्म को भारत में समान माना जाता है। यही पंथ निरपेक्षता भारत में लागू है, जो है भारत के सभी नागरिक के मध्य किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्ग के अनुसार, किसी भी धर्म के अनुसार जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 56वां प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष राज्य की दो विशेषताएं लिखिए। पंथ निरपेक्ष राज्य की दो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान पंथ निरपेक्ष नहीं है, वहाँ उसका अपना धर्म है और उसी धर्म के आधार पर वह कार्य करते हैं। दूसरा है विशेषता, पंथ निरपेक्ष राज्य में पंथ अथवा धर्म के आधार पर राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष का प्रश्रय नहीं किया जाता है, प्रश्रय नहीं दिया जाता है। 57वां प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्ष में दो तर्क लिखिए। पंथ निरपेक्षता जो है लोकतंत्र के आदर्श की पूरक है, विश्व राज्य की प्राप्ति में यह सहायक साबित होती है। 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्षता संबंधी चार प्रावधान लिखिए। सबसे पहला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। दूसरा है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। तीसरा है कतिपय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तीसरा है अंतःकरण करने की और धर्म का अबाध रूप मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी जो है भारतीय संविधान के आधार पर दी गई है। 59वां प्रश्न है, जाति किसे कहते हैं? कूले के अनुसार जब वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति जो है एक बंद वर्ग के रूप में जाना जाता है। 60वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला, समाज का खंडनात्मक विभाजन हो जाता है, अर्थात एक ही समाज है, एक ही गांव हो, उसमें विभिन्न जाति के आधार पर जो है टोलियां बन जाती है, अलग अलग गांव उसमें बन जाता है। दूसरा है, अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित हो जाते हैं, जैसे कि बनिया या लाला या ठाकुर या यादव, आधार पर जाति के आधार पर उनका व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता है कि यादव लोग दूध ही बेचेंगे, बनिया लोग जो है वह तौलाई ही करेंगे, या ऐसा चीज़ें, विभिन्न चीज़ें जो है जाति के आधार पर कर दी जाती हैं। तीसरा है, भोजन एवं सामाजिक सहवास प्रतिबंधित हो जाता है। जन्मजात किसी भी व्यक्ति को जाति मिल जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ जिस जाति के माता पिता उसके रहेंगे वही जाति उसकी हो जाएगी। 5वां है, विवाह पर प्रतिबंध, लोग अपने ही जाति में जो है विवाह करना चाहते हैं। 6ठा है, ऊंच नीच एवं छुआछूत के नियम जाति के आधार पर ही लागू हुए थे। 61वां प्रश्न है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से होता है जिन्हें संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा और प्रभाव के आधार पर दूसरे समूहों से पृथक किया जा सकता है। 62वां प्रश्न है, वर्ग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वर्ग विभाजन का रूप अस्थायी नहीं होता है, व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ उसकी वर्ग की सदस्यता में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है, एक वर्ग के सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग एक समान होती है। 63वां प्रश्न है, ग्रामीण वर्ग संरचना को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? ग्रामीण वर्ग संरचना को 5 मुख्य भागों में, सबसे पहला भूमि के जो बड़े स्वामी हैं, दूसरे छोटे भूस्वामी हैं, तीसरे भूमि के साथ बटाई पर खेती करने वाले जो कृषक हैं, चौथा है पूर्णतया बटाई पर खेती करने वाले जो कृषक हैं, और 5वां है भूमिहीन मजदूरों का वर्ग। कुल मिलाकर ग्रामीण वर्ग संरचना को 5 मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। 64वां प्रश्न है, नगरीय वर्ग संरचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है?
वर्तमान भारतीय समाज में नगरीय वर्गों की प्रकृति को 4 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? उच्च वर्ग, संपन्न मध्यम वर्ग, तीसरा है साधारण मध्यम वर्ग और चौथा है निम्न वर्ग। कुल मिलाकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 65वां प्रश्न है संजातीयता किसे कहते हैं? समाजशास्त्रीय अर्थ में एक संजातीयता समूह वह होता है जो कुछ विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वेशभूषा संबंधी भिन्नताओं के आधार पर अपने आप को दूसरे समूहों या समुदायों से पृथक समझने लगता है। पृथकता की इसी भावना को क्या कहा जाता है? संजातीयता कहलाया जाता है। 66वां प्रश्न है संजातीयता के मुख्य आधार क्या हैं? सबसे पहला आधार है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद, दूसरा है जातिगत भिन्नताएं, तीसरा है धार्मिक विश्वासों की भिन्नता, चौथा है सांस्कृतिक विविधताएं और पांचवा है समाज में का वर्गों में विभाजन जो है। यह सभी संजातीयता के मुख्य आधार माने जाते हैं। 67वां प्रश्न है भाषावाद क्या है? भाषावाद से तात्पर्य अपनी भाषा को ही श्रेष्ठ मानते हुए दूसरी भाषाओं की उपेक्षा करना है। भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग भी इसमें शामिल है अर्थात किसी अपनी भाषा को ही मेन समझना। जैसे कि अभी आपने बहुत से वीडियो वायरल देखे होंगे, मराठी लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं कि मराठी में बात करो तभी कुछ कार्य किया जाएगा, तभी आपको काम करने दिया जाएगा। हिंदी बोलने पर लोगों को डांटते मारते थे, तो वही चीज़ है भाषावाद वहाँ पर की जा रही थी। 68वां प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? संविधान के अनुच्छेद 344 के प्रावधान के अंतर्गत 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 69वां प्रश्न है क्षेत्रीयवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रीयवाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना या प्रयत्नों से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं, वही क्षेत्रीयवाद कहलाता है। क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम की बात करें तो क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम सबसे पहला है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव देखने को मिलेगा। स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलेगी, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत हो जाएगा। 71वां प्रश्न है जाति किसे कहते हैं? प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। 72वां प्रश्न है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? समाज विज्ञान के विश्वकोश में कहा गया है कि अल्पसंख्यक का तात्पर्य एक ऐसे समूह अथवा वर्ग से है जिसे धर्म, प्रजाति, राष्ट्रीयता अथवा भाषा के आधार पर अलग मानकर अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता है, वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं। 73वां प्रश्न है भारत में अल्पसंख्यक को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है? भारत में अल्पसंख्यक को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा कौन सा है? भाषाई अल्पसंख्यक। 74वां प्रश्न है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? विंसेंट स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को क्या कहा जाता है? संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। 75वां प्रश्न क्या है? 75वां प्रश्न यह है दल बदल किसे कहते हैं? किसी सांसद या विधायक का अपने दल या अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना तथा अन्य दल बना दे लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना ही क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। दल बदल को समझने के लिए आपने अगर राजनीति में थोड़ा सा भी ज्ञान आपको है वर्तमान राजनीति में, तो आप नीतीश कुमार को समझ सकते हैं। उनके एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से आप दल बदल को समझ पाएंगे। वह हमेशा जो है दल बदल करते रहते हैं अपने अनुसार, जहाँ पर उनकी रुचि रहती है, जहाँ उनके लाभ रहते हैं। 76वां प्रश्न है दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। दल बदल के प्रमुख कारण में सबसे पहला है प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभाव, पद लोलुपता, व्यक्तिगत संघर्ष, धन का प्रलोभन, विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव आदि। अर्थात किसी भी लाभ के लिए, धन पाने के लिए, किसी पद का पाने के लिए जो है लोग दल बदल कर लेते
हैं। 77वां प्रश्न है दल बदल के राजनीतिक परिणाम बताइए। दल बदल के राजनीतिक परिणाम में दल बदल से शासन में अस्थिरता देखने को मिलती है। दल बदल जो है मिलीजुली सरकारों का निर्माण करता है, अल्पमत सरकारों का निर्माण करता है, नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि करता है, सिद्धांतहीन तथा नैतिकता शून्य राजनीति का सूत्रपात आदि दल बदल के जो है दुष्परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। 78वां प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार किन परिस्थितियों में दल छोड़ना दल परिवर्तन नहीं माना जाता है। यदि किसी राजनीतिक दल के विभाजन पर उस दल के 1/3 सांसद या विधायक दल छोड़ दें तो दल परिवर्तन नहीं माना जाता। यदि किसी दल के किसी दल में विलय की स्थिति में उस दल के कम से कम 2/3 सदस्य उसकी स्वीकृति दें तो वह भी दल बदल नहीं माना जाता है, दल परिवर्तन नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है दल बदल पर पूर्ण रोक लगाने हेतु 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो दल बदल को रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया था, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली है दल बदल करने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, भले उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। दूसरा है दल बदल करने वाला सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। तीसरा है सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना होगा। 80वां प्रश्न है संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसको जो है कुल मिलाकर विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहली है कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति होती है। 81वां प्रश्न है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है विभिन्न है। सबसे पहला युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संबंधित संकटकालीन जो व्यवस्था होती है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और तीसरा है वित्तीय संकट। कुल मिलाकर 3 प्रकार से आपातकाल लागू किया जाता है। 82वां प्रश्न है अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। 83वां प्रश्न है अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई है। कुल मिलाकर 3 बार की गई है। सबसे पहला 1962 में भारत चीन द्वारा जो आक्रमण हुआ था भारत पर, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण कांग्रेस सरकार ने लगाया हुआ था। 84वां प्रश्न है अनुच्छेद 356 क्या है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है और इसकी स्वीकृति जो है संसद में 2 माह के भीतर लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार से पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बता दिए गए और इसके नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आप नोट्स अगर चाहते हैं चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस का तो इस नंबर पर मैसेज करिए, मात्र 25 रुपये में चैप्टर वाइज पूरा नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के नोट्स और यह जो है यह भी नोट्स सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएंगे, बेहतरीन तैयारी आप कर पाएंगे। बाकी यह जो कराया गया है इसका रिवीजन आप टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स लेकर अवश्य करें। चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लास कैसी लगी। और जब भी आपका क्वेश्चन पेपर हो जाए, एग्जाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करें जिससे उसको भी सॉल्व करा दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।